सभी को नमस्कार। आज अपने बात करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट 30 ऐसे क्वेश्चन जो बेस्ड हैं 9th, 10th, 11th और 12th कक्षाओं से। और जैसा कि आपको पता ही है, कल पटवारी का रिजल्ट भी आ गया और रिजल्ट में सबसे अच्छी बात है कि जो मेरिट है वो कहाँ तक पहुँच गई, 80% के लगभग, और वो भी किसकी, 2 गुना में। तो 2 गुना में अगर ये 80% पहुँच गया तो ये जब A गुना में आएगा तो ये मेरिट आपकी पहुँच सकती है कम से कम 86 या 87% तक। तो अधीनस्थ बोर्ड के जो क्वेश्चन हैं वो एक तो लेवल होता है कि अपने क्वेश्चन कर ही ना पाएँ, और एक लेवल होता है कि बिल्कुल कि हाँ ये क्वेश्चन तो अपने कर लेंगे। जैसे आरपीएससी है, आरपीएससी का जो पेपर का लेवल है वो ये कहता है कि आप 40% तो लाओ, हम आपको नौकरी दे देंगे। ठीक है, क्योंकि आरपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 40% भी लाना है एक तरह से, मतलब ये होता है कि अपने पेपर फाइट कर लिया। ठीक है, तो अधीनस्थ बोर्ड का तो ये है। क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है जो सिर्फ ऊपर ऊपर के क्वेश्चन पढ़ते हैं उनसे तो क्या होता है, जो डीप के जो क्वेश्चन आते हैं, कम से कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 5-10 क्वेश्चन जो आपको मेरिट से ऊपर रखते हैं, तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल क्या होता है कि इस हिसाब से रखना कि आपके ऊपर के क्वेश्चन भी हो जाए और थोड़े अगर डीप क्वेश्चन भी आ जाए तो वो भी आप कर सको। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो 60 धातुओं का आकार क्या होता है। तो सबसे पहले तो बात करें कि आवर्त सारणी में अपने ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये तो अपने को पता है, परमाणु जो आकार है, परमाणु आकार वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। परमाणु आकार बढ़ेगा तो अपने को पता है त्रिज्या भी बढ़ेगी। अभी त्रिज्या क्यों बढ़ती है, क्योंकि अपने को पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर जो कोश हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे बात करें लिथियम के जो कोश है वो कितने हो जाते हैं, 2। सोडियम के कोश कितने होते हैं, 3 हो जाते हैं। फिर पोटेशियम की बात करें तो कितने बढ़ जाते हैं, 4। तो इसी तरह यहाँ पे अगर क्षार की बात आ रही है तो कोई बात नहीं, अपने को ये पता है ऊपर से नीचे जाने में परमाणु आकार बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ेगी, तो इसका मतलब जो आपके पास क्षार धातुओं का जो आकार है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले तो ये अपने को देखना है सत्य और असत्य, जिसमें कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या होता है, ये होता है बिना भुजा चूना, और इसकी अभिक्रिया करानी किसके साथ, जल के साथ, यानी इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो अपने पास प्राप्त क्या होगा, तो ध्यान रखना क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपने क्या बोलते हैं, भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना। अब ये भुजा हुआ चूना बनेगा तो साथ में सबसे ज़्यादा हीट भी देगा ये। ठीक है, गांव में जो लिपाई होती है तो वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पे अपने बात करें, यह भुजे हुए चूने का निर्माण करता है, बिल्कुल पहला सही है। इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा, ये भी सही है। यह एक वियोजक अभिक्रिया, वियोजक अभिक्रिया का मतलब है जो आपके पास अभिकारक है वो टूट जाता है 2 भागों में, तो ये तो हो नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे अपने ऐड कर रहे हैं जल को। तो यहाँ पे ऑप्शन ऐ सकता है, तो ये आपके पास ऑप्शन डी होगा, सॉरी ऑप्शन सी। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद के गुणांक 1 है। हाँ बिल्कुल, एक क्या है यहाँ पे, गुणांक 1 है। तो यहाँ पे वियोजक, जैसे एग्जांपल की बात करें कि कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर अपनी इसको हीट दें तो ये किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो जो बिना भुजा हुआ चूना कहाँ से बनता है आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हीट दे दे तब ये प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो कॉपर क्लोराइड है एक तो ड्राई और एक जल, इनके साथ क्या आती है, कलर अलग अलग देता है। ड्राई अवस्था में बात करें तो ये कलर देता है पीला भूरा, कैसा, पीला भूरा। और जल के साथ बात करें तो जल के साथ ये कलर देगा कौन सा, ब्लू और ग्रीन, ब्लू ग्रीन। तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग है नीला लाल, ये नहीं होगा, नीला हरा, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे पीला भूरा तो है नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन कौन सा होगा, ब्लू ग्रीन, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन की पत्ती के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन सही अपने को बताना है, समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान होते हैं परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं होती, ये तो गलत है, यानी जो प्रकृति वो भी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है, तो ध्यान रखना अणु नहीं होता, वो क्या होता है, परमाणु।
परमाणु, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग है, तो समान तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान, यहाँ भी परमाणु आएगा, परमाणुओं का जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या होता है, अलग होता है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और लास्ट है परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है, बिल्कुल, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो जल शोधन के लिए अपने देखा होगा गौरव में क्या है, उसको कहते हैं फिटकड़ी यानी एलम। तो इसका सूत्र क्या है, K2SO4 Al2 SO4 की थ्राइस और 24 H2, ठीक है। सिरका इसको क्या बोलते हैं, विनेगर भी बोलते हैं, अचार में यूज़ किया जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल और कहाँ मिलेगा अपने को, ये मिलेगा गन्ने में, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और इसी को बोलते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा। और टार्टरिक एसिड ये किस में पाया जाता है, इमली में, ठीक है। देखो इमली टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो याद रखो टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे टार्टरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यूरेनियम 235। तो इसकी बात करें तो ध्यान रखना, पृथ्वी पे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में। इसका यूज किया जाता है परमाणु संयंत्रों में, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में। किस रूप में यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में। ये क्या करता है, जो न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, अवशोषित करने के कारण क्या हो जाता है, ये आसानी से टूट जाता है, आसानी से टूट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बड़ी मात्रा में क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, इसमें सही होगा। उसके बाद है, कौन सा विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है, तो सबसे पहले तो अपने को डेफिनेशन पता होना चाहिए कि विषमांगी उत्प्रेरण होता क्या है। तो ध्यान रखना इसमें अभिकारक और उत्प्रेरक, इनकी जो प्रावस्था है वो क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न, क्या होनी चाहिए, भिन्न। देखो यहाँ पे ध्यान रखो, अभिकारक और उत्प्रेरक, उत्पाद मत कर देना यहाँ पे, क्योंकि फिर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो अभिकारक और उत्प्रेरक देख लो, दोनों अलग अलग है, तो वो ऑप्शन आप टिक कर दो। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये है, आपके पास अभिकारक और ये उत्प्रेरक, दोनों सेम है, ये तो होगा नहीं, ये भी सेम है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जी है यानी गैस है, गैस है, ये सॉलिड है, इसका मतलब ये दोनों अलग है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। आपको अगर अभिक्रिया भी नहीं याद, डेफिनेशन याद है, तो भी ये क्वेश्चन हो सकता है। अगला है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए संकलन अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है संतृप्त। तो असंतृप्त में तो आ जाएंगे आपके पास एल्कीन और क्या आ जाएगा, अल्काइन, और संतृप्त में क्या आ जाएगा आपके पास, एल्केन। तो यहाँ पे अपने बात करें, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, तो अपने यहाँ पे ले लेते हैं एथेन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी अभिक्रिया करानी किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई है, तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे आपने कौन सा उत्प्रेरक यूज़ किया। तो ध्यान रखना कौन सा उत्प्रेरक आएगा, या तो निकल आएगा या क्या आएगा, प्लेटिनम। तो दोनों में से एक जो आएगा वो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सही। तो यहाँ पे ऑप्शन पहले ये निकल, ठीक है, बाकी तो होगा प्लेटिनम आ जाए, वो भी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर प्राप्त गैस की क्रिया शुष्क लिटमस पत्र पर क्या होगी। तो यहाँ पे सल्फर की अगर आपने ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तब क्या प्राप्त होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर इसी की अपनी पानी के साथ अभिक्रिया कराएं तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, H2SO4, ये तो सही है। तो जो एसिड है वो क्या करता है, जो नीला लिटमस पत्र है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किस में, रेड में, यानी ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में, ठीक है। ये कब होता है, जब किससे अभिक्रिया कराएं, पानी से। तो जो लिटमस पत्र है यहाँ पे क्या है, शुष्क है, ठीक है, वेट नहीं है, यहाँ पे क्या है, शुष्क है। शुष्क का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैस।
तो ध्यान रखना अगर गैस आ रहा है तो यहाँ पे गैस में लिटमस पत्थर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी। अगर यहाँ पे वेट होता तो अपने क्या कह सकते हैं, ब्लू को किस में कन्वर्ट कर दिया? रेड में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन को पहचानना अपने को। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है, और यदि अभिकेंद्रीय बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से परवलयीय गति करती है। तो यहाँ पे अपने बात करें कि आपके पास ये मान लो पृथ्वी है और ये है आपके पास चंद्रमा, और ये ऐसे गति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गति कर रहा है, तो ये उसी तरह है जैसे मान लो कोई सड़क है, गोल है, और साइकिल आप चला रहे हो, तो कौन सा बल लगता है वहाँ पे? अभिकेंद्रीय, यानी अंदर की ओर। यानी चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष कौन सा बल लग रहा है? अभिकेंद्रीय। फिर यहाँ पे चंद्रमा आ गया, फिर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है? अभिकेंद्रीय। तो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, पहला तो ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है कि यदि अभिकेंद्रीय बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से परवलयीय पथ पर चलेगा। अगर मान लो ये बल ना हो तो ध्यान रखना जो चंद्रमा है वो यहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा? एकदम सरल रेखा में। चाहे यहाँ पे तब भी ये सरल रेखा में, यहाँ पे तब भी ये सरल रेखा में, तो यहाँ पे ये जाएगा सरल रेखा में। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन ओनली 1। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास कि केंद्रीय बलों से, ये केपलर के नियम पे आधारित है सारा। जो केपलर के नियम कितने यहाँ पे? 3। उसके बाद बात करें अपने, लिखा हुआ है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अधिक प्रबल होगा, कम प्रबल होगा, न्यूनतम होगा, या शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ पे अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे मान लो तो यहाँ पे आपको ये दिख रही है चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाओं से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है B समानुपाती 1/d। d का मतलब है दूरी। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की दूरी, और ये है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो आप। तो यहाँ पे जैसे जैसे दूरी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे देखो दूरी ज़्यादा है तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। दूरी अगर पास में है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है, तो दूरी पास में है तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? ज़्यादा है, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? यहाँ पे प्रबल। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। तो ये फॉर्मूला है जो अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, तो तार में स्थानांतरित आवेश कितना होगा? तो यहाँ पे पूछ रहा है आवेश। तो यहाँ पे अपने को दिया क्या हुआ? एक तो धारा, और ये क्या दिया? टाइम, यानी धारा कितना दिया? 20 माइक्रो एम्पियर, और टाइम दिया हुआ आपके पास कितना? 30 सेकेंड। ठीक है, और आप सोच क्या हुआ? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने को फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। तो धारा बराबर क्या होता है? आवेश की प्रवाह की दर। तो यहाँ पे क्यू का मान अपने को निकालना है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे I/T। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन देखो, यहाँ पे आ रहा है कूलाम। ठीक है, तो 1 माइक्रो में कितने कूलाम होते हैं? 10⁻⁻6 कूलाम ये होता है। तो यहाँ से अपने कन्वर्ट कर लेंगे इसको, पहले अपने लिख लेते हैं। आई का मान कितना यहाँ पे? 20, और टाइम कितना दिया? 30, तो ये आ जाएगा 600। तो माइक्रो को कन्वर्ट कर दो इसमें 10⁻⁻6 में, तो 10⁻⁻6 कूलाम, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 600 है, तो 2 जीरो है, 10⁻2 लिख सकते हो आप, 10⁻⁻6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास? 6। तो -6 है, और ये इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻4 कूलाम। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को बस कन्वर्ट करना था। ऑप्शन देख लो, कूलाम में तो कूलाम में अपने कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 माइक्रो में कितने कूलाम होता है? 10⁻⁻6। किस स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का ही है? तो यहाँ पे बोल रहा है किस स्थिति में? तो जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो यहाँ पे पूछ रहा है अवतल दर्पण। तो यहाँ पे अपने को कंडीशन पता होनी चाहिए अवतल दर्पण से रिलेटेड। तो ये है अवतल दर्पण। तो ऐसे ध्यान रख लो, है का मतलब अंदर की तरफ परावर्तन। ठीक है, ये तो हो गया पोल, ये हो गया एफ, ये वक्रता केंद्र, और ये है आपके पास अनंत बिंदु। तो यहाँ पे अपने कंडीशन देखो, यहीं से याद हो जाएगी आपको। देखो पहली कंडीशन अगर मान लो अनंत पर है, दूसरी कंडीशन अनंत और वक्रता केंद्र, और तीसरी वक्रता केंद्र पे अगर वस्तु है, ये तो है वस्तु की स्थिति। और चौथी ऑप्शन हो जाएगा आपके पास
कि वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, और फोकस बिंदु और लास्ट हो जाएगा फोकस बिंदु और पोल के बीच में, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इनके प्रतिबिंब की बात करें तो ये है नीचे जो आ जाएंगे प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब यहाँ से आ जाएंगे। पहले 5 जो हैं वो आपको यहाँ से आ जाएंगे। पहला जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 1 डैश, दूसरे का जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे 2 डैश, 3 डैश, बस उल्टा करते जाओ 4 डैश, और ये 5 डैश। लेकिन जो 6 है, 6 के अपोजिट, तो यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 6 डैश। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो अपने को रेखाएं मिलती हुई प्रतीत होती है वो होता है वास्तविक। ठीक है, तो ये नीचे जो भी प्रतिबिंब ये सारे के सारे क्या वास्तविक, वास्तविक है। तो वस्तु के देखो अपोजिट बन रहे हैं, यानी इसका मतलब कैसा है, उल्टा है। और देखो यहाँ पे पूछा रहा वस्तु के आकार का ही हो, तो जो प्रतिबिंब है वस्तु के आकार का ही हो तो वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखो आपका 3 नंबर ऑप्शन देखो, जहाँ पे वस्तु वहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, जब वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ, ऑप्शन डी। ठीक है, और जो 6 कंडीशन है इसके लिए देखो ये क्या बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आभासी, आभासी सी से सीधा याद रखो, और क्या है ये वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो ये पैटर्न याद रखो, इससे क्या आपके सारे जो भी वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति एक ही चित्र में पता चल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, संवेग का सबसे निकटतम संबंध किससे है, तो संवेग का सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि संवेग होता क्या है, P बराबर mv, ये होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आवेग, क्योंकि आवेग का डेफिनेशन क्या होता है अपने को पता है, वस्तु पर बल का प्रभाव, वो क्या कहलाता है, आवेग। और आवेग को आई से शो करते हैं, आई बराबर क्या होता है, इंटू डेल्टा टी, ये तो है वस्तु पर बल का प्रभाव, बल यानी कितने टाइम के लिए प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे F बराबर क्या होता है, एम ए इंटू डेल्टा टी, और ए का मान क्या होता है, त्वरण, और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी है ही, तो यहाँ से डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, तो यहाँ पे एम, और ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा वी, तो यहाँ पे डेल्टा अपने बाहर रखे हैं तो ये अपने, तो ये आ जाएगा आपके पास आवेग। अब ये जो लास्ट में जो प्राप्त हो रहा है ये क्या है आपके पास, संवेग। तो इसलिए कहा है कि संवेग में जो परिवर्तन है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है, आवेग के। तो ध्यान रखना संवेग का जो निकटतम जो संवेग संबंध है वो किससे रहेगा, आवेग से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम वी किसको शो कर रहा है, संवेग को। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी। एक अपने पास संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर, तो ये किसको शो करता है, तो ध्यान रखना संवेग में परिवर्तन की दर शो करता है बल को। अगर दर आ जाए तब तो बल करना है, अगर आपसे पूछे संवेग में परिवर्तन तब क्या करोगे, आवेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वीटी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक अपने को नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले ध्यान रखना वीटी, यानी ये आपके पास ग्राफ है वीटी, तो इसके द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल है वो किसको शो करेगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, गुणा। क्या ध्यान रखोगे, गुणा। अब वीटी इसका फॉर्मूला अपने कैसे ध्यान रखेंगे, तो मैं आपको दो यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, इनसे आप कभी नहीं बोलोगे। एक तो ऊपर रखो दूरी, चाल और समय, और एक आ जाएगा आपके पास विस्थापन, वेग, और ये आ जाएगा समय। इसका लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल गुणा, क्षेत्रफल क्या है, गुणा, वी का मतलब वेग, टी का मतलब टाइम। तो देख लो वेग और टाइम कहाँ पे, यहाँ पे। तो विस्थापन को आप अगर आप छुपाते हो तो वेग इंटू समय, वेग को अगर छुपाते हो तो विस्थापन बटा समय, समय को आप अगर छुपाते हो तो विस्थापन बटा वेग। तो यहाँ से फॉर्मूला सारे निकल के आ जाएंगे। इसी तरह दूरी को अगर आप छुपाते हो तो चाल इंटू समय, चाल छुपाओ तो दूरी बटा समय, समय को छुपाओ तो दूरी बटा चाल। ठीक है, तो ये इसको इस प्रकार कर सकते हो। अपने पास वेग इंटू समय, ये क्या हो जाएगा, विस्थापन, विस्थापन। ठीक है, ये तो तब करना है जब आपको कॉन्सेप्ट याद है। अगर नहीं याद है तो अगर ऐसे पूछ ले तो क्षेत्रफल में हमेशा क्या करोगे, गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे वेग
जो होता है वो मीटर में होता है और ये होता है टाइम में। तो यहाँ पे आपके पास मात्रक मीटर में दिया हुआ, टाइम दिया नहीं हुआ, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि क्षेत्रफल है तो गुणा में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, नहीं। आप देखो यहाँ पे टाइम तो जो है आपके पास सेकंड में है, तो सेकंड तो दिया नहीं हुआ है, आपको मीटर दिया हुआ, तो क्या करना है, मीटर। ठीक है, तो विस्थापन का जो मात्रक है वो क्या है, मीटर। एक तो ये आ गया क्षेत्रफल। अगर ढाल पूछ लें तब क्या होगा, तो ढाल में हमेशा क्या करना है, भाग। बस ये ध्यान रखना, ढाल में हमेशा भाग करना है, क्षेत्रफल में क्या करना है, गुणा करना है। उसके बाद बात करें, अगला क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड स्केल पर एक वस्तु का ताप 30 डिग्री बढ़ जाता है, तो ताप में यह वृद्धि फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगी। तो अपने बात करें, जैसे स्केल आपके पास देखो, एक तो ध्यान रखना अपने को बॉइलिंग पॉइंट, और एक ध्यान रखना फ्रीजिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट सेंटीग्रेड पर 0 डिग्री और मैक्सिमम कितना होता है, 100 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 0 डिग्री के लिए 12 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 100 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट कितना होता है, 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। बस ये दो चेक करने हैं, बाकी अपने को चेक नहीं करने। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये देखो, यहाँ पे डिफरेंस दे रहा है, सेंटीग्रेड स्केल पर एक वस्तु का ताप 30 डिग्री बढ़ जाता है। अब आप क्वेश्चन जो करोगे वो इस हिसाब करोगे कि जो सेंटीग्रेड है उसको कन्वर्ट कर दें फ़ारेनहाइट, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया गया है, कैसे, देखो सेल्सियस में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 डिग्री है, 100 डिग्री है, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, मैक्सिमम में से कम वाला घटा दोगे, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 100 डिग्री। और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 212 में से 32 घटाओ आप, तो 212 में 32 घटाओगे, ये आ जाएगा 180। इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट कितना परिवर्तित हो रहा है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, लेकिन अपने को निकालना कितना है, 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो अपने क्या करेंगे, 180 बटे क्या हो जाएगा, 100, और इंटू क्या कर दोगे, 30। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 18 दिए कितना होता है यहाँ पे, 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 30 डिग्री सेल्सियस के लिए फ़ारेनहाइट कितना होगा, 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, डी। यहाँ पे बी, ये सी और ये डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शित वक्र शीतलन की दर आर एवं तापांतर में खींचा गया है, तो स्पष्ट कीजिए कि यहाँ पे पी की विशिष्ट ऊष्मा कम है, क्यू की विशिष्ट ऊष्मा कम है, दोनों की समान है, या क्या है, वक्र से स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो डायग्राम वो इस प्रकार है, यह आपके पास आर और ये है आपके पास तापांतर, और यहाँ पे आपके पास बनाया गया दो आरेख, एक तो ये बनाएगा पी के लिए और ये है क्यू के लिए। तो ये डायग्राम दिया होगा आपको। तो यहाँ पे पूछ रहा है, देखो यहाँ पे अपने चेक करें, पी के लिए जो शीतल अंदर है, जो आपके पास शीतल अंदर है ये, और क्यू के लिए शीतल अंदर। तो यहाँ पे किसकी दर ज़्यादा है, पी की, शीतलन जो दर है वो किसकी, पी की ज़्यादा है, और क्यू की क्या है, यहाँ पे कम है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, शीतलन दर समानुपाती होता है किसके, 1 विशिष्ट ऊष्मा के। तो यहाँ पे अपने बात करें, शीतलन दर की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी वस्तु है वो क्या करती है, समय के साथ ठंडी होती जाती है, कोई भी गर्म वस्तु है समय के साथ ठंडी होती जाती है, और क्या करती है, अपने आसपास का जो वातावरण है उसके टेम्परेचर के क्या हो जाती है, बराबर। ये क्या कहलाती है, शीतलन दर। तो यहाँ पे शीतलन दर का मतलब ये है कि अगर आपके पास शीतलन दर ज़्यादा है तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, कम होगी। अगर शीतलन दर यहाँ पे आपके पास कम है तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा। तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो कि यहाँ पे P के लिए आपके पास विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, कम, क्योंकि यहाँ पे P क्या है, ज़्यादा, और यहाँ पे Q क्या है, यहाँ पे कम, तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, ए, यानी P की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट तुल्य होगा, तो 1 किलोवाट यहाँ पे 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के। तो इसका मान क्या होगा यहाँ पे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास 36 चाहिए, तो यहाँ पे 3.6, तो 1 10 यहाँ से निकाल लो, 1 10 निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁶। ये क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाओगे 10 तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 इंटू यहाँ पे 5, क्योंकि 1 10 तो यहाँ पे निकाल लिया अपनों ने, तो 10⁵ जूल। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, दी गई पदार्थ की लंबाई और ए मोटाई की तार का प्रतिरोध 4 ओम है, तो यहाँ पे 4 ओम, ये है 4 ओम।
4 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जहाँ पे लंबाई L/2 हो और मोटाई क्या हो 2a। तो यहाँ पे अपने पास देखो बात किसकी हो रही है, लंबाई और यहाँ पे मोटाई की और यहाँ पे प्रतिरोध। तो पहली कंडीशन की बात करें तो पहले तो है L लंबाई, A मोटाई और प्रतिरोध कितना है यहाँ पे 4 ओम, ये तो दिया हुआ है। फिर कंडीशन चेंज कर दी, कहते हैं यहाँ पे L को कितना कर दो L/2, A को कितना कर दो 2a, तब बताओ यहाँ पे आपके पास R कितना होगा। तो अपने को R निकालना है, तो इससे रिलेटेड अपने पास फॉर्मूला होता है रो बराबर RA/L। यहाँ पे अपने को प्रतिरोध निकालना है, तो यहाँ पे अपने प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो R बराबर क्या होगा यहाँ पे ρL/A, ठीक है। तो रो यहाँ पे प्रतिरोधकता है, तो यहाँ पे अपने R का मान निकालना है। तो यहाँ पे अपने पास R बराबर हो जाएगा रो, L का मान कितना है यहाँ पे L/2, तो यहाँ से निकालो L/2 और यहाँ से A का मान कितना है यहाँ पे 2a, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा रो L/, तो 2 दूनी कितना हो गया 4a। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे रो L/A इसका मान कितना है, तो यहाँ पे अपने देखोगे रो L/A इसका मान दिया हुआ अपने पास 4, ठीक है, क्योंकि 4 ओम के बराबर है। तो यहाँ पे अपने रख लेते हैं R बराबर, याद आएगा 4 और बटे में आपके पास 4 है, यानी कितना आ गया 1 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अपनों ने यहाँ पे फॉर्मूला रो L/A इसलिए निकाला क्योंकि अपने यहाँ पे मान रख सकें, क्योंकि R का मान तो यहाँ पे पहले से दिया हुआ 4 ओम, तो यहाँ पे इसका मान 4 रखेंगे, बटे में 4 है तो कितना आ जाएगा 1 ओम। ये कब, जब आपके पास ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे A। अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति 250 हर्ट्ज एवं वायु में वेग 331 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसी वायु में 500 हर्ट्ज की ध्वनि का वेग क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, ध्वनि पर एक तो आवृत्ति और एक तरंग दैर्ध्य है, तो वेग पर आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे आवृत्ति यहाँ पे 1000 हर्ट्ज हो, चाहे 1200 हो, चाहे 500 हो, ठीक है। जो वेग है वही वेग रहेगा, यानी 331 मीटर प्रति सेकंड। नहीं तो आप लोग क्या करोगे कि 250 हर्ट्ज है 331 और ये इसका क्या हो रहा है दुगना, यानी 500, तो इसका भी क्या कर दो दुगना, यानी 662, यानी ऑप्शन कौन सा होगा A। तो वहाँ पे अगर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं तो ये आता है कि इससे मतलब आप तो गलत कर ही नहीं सकता, अपना 662 तो आ ही रहा है और मैच भी हो रहा है, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जो ध्वनि होती है उसका जो वेग है आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन यहाँ पे C सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अमाइलोप्लास्ट का कार्य क्या है। तो अमाइलोप्लास्ट की बात करें तो ये किस में मिलेगा अपने को, पादपों में। तो ध्यान रखना, पादपों में भोजन संग्रहण, तो पादपों में जो भोजन संग्रहण होता है वो किस रूप में होता है, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जिसको क्या बोलते हैं अवर्णी लवक, ठीक है। तो संग्रहण एक तो वसा का, एक संग्रहण स्टार्च का और एक संग्रहण किसका, प्रोटीन का। तो वसा की बात करें तो वसा के लिए जो संग्रहण करता है कौन करता है, ओलियोप्लास्ट। और स्टार्च की बात करें तो स्टार्च में कौन करता है, माइलोप्लास्ट। और प्रोटीन की बात करें तो कौन करता है, प्रोटियोप्लास्ट। तो यहाँ से अपने पास पूछा किसके बारे में, माइलोप्लास्ट, तो माइलोप्लास्ट ये रहा, ये ए और ए है तो थोड़ा इंग्लिश में देख लेना सही रहेगा। तो माइलोप्लास्ट के लिए कौन सा आ जाएगा, स्टार्च का संग्रहण, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में एस्टर के निर्माण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है। तो अपनों ने कोशिका विभाजन पढ़ा था, तो ये आपके पास और सिरों पे क्या पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम, जिसको क्या बोलते हैं, तारकाय। ये आपके पास तारकाय, तारकाय और यहाँ से निकलते तर्कतंतु, ये आपके पास गुणसूत्र है, इनको ऐसे बांधे रखता है, ठीक है। बाद में टूटते हैं तो ये क्या ले जाता है, अपने अपने सिरों की ओर ले जाते हैं, कौन, तर्कतंतु, ये तर्कु, जिसको क्या बोलते हैं, एस्टर, ठीक है। ये दागिनुमा जो आपको संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं एस्टर। और ये क्या करें कि एस्टर के निर्माण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है। तो कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है, तारकाय। तारकाय क्या करता है, इनको खींचता है और आगे ले जाता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला ऑप्शन है, हार्मोन और उनके कार्यों को क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे आपके पास वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन,
टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। तो जो अपने को याद है पहले वो करना चाहिए। जैसे टेस्टोस्टेरोन पता अपने को क्या है, नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन, और प्रोजेस्टेरोन मादा लैंगिक लक्षणों का। इंसुलिन क्या करता है यहाँ पे, रक्त में जो शर्करा यानी ग्लूकोज इसका जो स्तर है वो क्या करता है, कम करता है। ठीक है, और वृद्धि हार्मोन एक रहेगी अपने पास, अंगों में वृद्धि करता है, और ये कहाँ पे मिलेगा अपने को, पीयूष ग्रंथि में। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर ले, ए का दो ये रहा आपके पास। तो ए की ऑप्शन है सी, बी का 4 आ जाएगा, सी का 1 आ जाएगा और डी का 3। अगला क्वेश्चन है, घाव भरने में विटामिन मदद करता है। तो बी को अपने क्या बोलते हैं, थायमिन। ए को क्या बोलते हैं अपने, रेटिनॉल, और डी को क्या बोलते हैं अपने, कैल्सीफेरोल। और सी के लिए आ जाएगा आपके पास एस्कॉर्बिक। तो घाव भरने में जो विटामिन मदद करता है वो कौन करता है, सी, जिसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक। अगला क्वेश्चन है, डैश में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता। तो एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक जो पाचन होता है वो किस में होता है, वो होता है छोटी आंत में। और छोटी आंत के भाग क्या है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद बड़ी आंत, इसमें अवशोषण होता नहीं है। तो इसके भाग कौन कौन से हैं, सिक्किम, कोलम और रेक्टम, यही तो भाग है। तो भाग भी अपने को पता होने चाहिए। प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता। तो देखो यहाँ पे डेडुनम, तो किसका भाग है, छोटी आंत का सर्वाधिक पाचन होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अमाशय की बात करें तो ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। मुख हुआ, ये किसका पाचन करता है, तो ध्यान रखना है किसी का भी पाचन नहीं करता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, सी। तो प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं करता, कौन नहीं करता, मुख हुआ। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में सबसे छोटे प्रकार की ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी है, कौन सा है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होएगा ए। ये तो होता है सबसे छोटी, कितना, 6 से 10 नैनोमीटर। और लिम्फोसाइट काम क्या करता है, तो ध्यान रखना काम क्या करता है, एंटीबॉडी का क्या करता है, निर्माण। अगर इसमें आपसे पूछ लिया सबसे बड़ी बताओ, तो वो क्या है, मोनोसाइट। ये क्या होती है, सबसे बड़ी। और ये काम क्या करती है, ये काम करती है भक्षण का काम। और बेसोफिल आपको कहाँ मिलेगा, अगर आपसे पूछे डब्ल्यूबीसी संख्याओं में, किसमें, संख्या में, तो ये होते 3। एक तो होता है न्यूट्रोफिल, एक होता है बेसोफिल, और एक होता है आपके पास इओसोनोफिल। तो न्यूट्रोफिल की बात करें तो इसका जो रेशो होता है 65%, और इसका जो रेशो होता है 0.1 से लेके 1%, और ये होता है आपके पास 1 से 4%। तो संख्या में सबसे कम होता है बेसोफिल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी मत कर देना आप। यहाँ से पूछा आपसे सबसे छोटे प्रकार की ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी कौन सी, तो लिम्फोसाइट है। ठीक है, तो बेसोफिल तो संख्या में सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद है, निम्न कथनों में से सत्य कथन का अपने को क्या करना है, चयन करना है। लिखा हुआ यहाँ पे, पेशी ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स का बना होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पाया जाता है, बिल्कुल। सारा जो डिवाइडेशन है मस्तिष्क का वो कौन करता है, तंत्रिका तंत्र ही करता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सारे सही है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 4। अगला लिखा हुआ है, टिटनेस, कालिखांसी और डिप्थीरिया के बचाव के लिए बच्चों को दिए जाने वाला संयुक्त टीका कौन सा है। तो इन तीनों के लिए जो टीका दिया जाता है वो कौन सा, आपके पास डीपीटी वैक्सीन। और डीपीटी की अपने पास फुल फॉर्म पता ही है, डिप्थीरिया। पी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, पर्ट्यूसिस, और टी का मतलब क्या हो जाएगा, टिटनेस। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ए। बीसीजी टीका किस में लगाया जाता है, टीबी में। तो बीसीजी की फुल फॉर्म भी साथ के साथ याद कर लो। तो बीसीजी यानी बेसिलस, सी का मतलब क्या होगा, कोलमेट, और जी का मतलब क्या होगा, गुरीन। बेसिलस, कोलमेट, गुरीन। तो ये टीका दिया जाता है किसमें, टीबी में। फिर है टीएबी वैक्सीन, ये किस में दिया जाता है, तो ध्यान रखना, टाइफाइड।
टी का मतलब यहाँ पे टाइफाइड होगा, ए का मतलब होता है यहाँ पे पैराटाइफाइड ए, पैराटाइफाइड बी। टी का मतलब तो टाइफाइड और ए का मतलब होता है पैराटाइफाइड ए और पैराटाइफाइड बी। और HIV की फुल फॉर्म आपको पता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वैक्सीन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर फाइलेरिया पैदा करने वाले परजीवी को संचारित करने के लिए जिम्मेदार है। तो सबसे पहले तो वेक्टर का मतलब होता है वाहक और फाइलेरिया इसका मतलब ये क्या होता है फील पाँव या इसको क्या बोलते हैं हाथी पाँव रोग। यानी इसमें क्या हो जाता है जो पैर हो जाता है वो क्या होता है हाथी जैसा बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फाइलेरिया। तो इसमें परजीवी जो आ जाएगा वो कौन सा होगा ऑप्शन डी, जिसको बोलते हैं क्यूलेक्स मच्छर। अगर इसका रोग कारक पूछे आपको रोग कारक तो रोग कारक हो जाएगा यहाँ पे बाउचेरियाई, बाउचेरी ब्रेक्टाई, ठीक है। तो ये तो होगा रोग कारक। एनाफ्लीज मच्छर ये किसमें, ये मलेरिया में, और एंडीज मच्छर ये डेंगू में, और सीसी मक्खी ये किस में आ जाएगा, ये नींद्रा रोग में। अगला क्वेश्चन है अभिवाही धमनियाँ और केशिका गुच्छ और अपवाही धमनियाँ किससे संबंधित हैं। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। केशिका गुच्छ को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये तीनों पाई जाती है किस में पाई जाती है उत्सर्जन तंत्र में। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कैलेनुमा यहाँ पे क्या है वोमेन संपुट होता है, वोमेन संपुट। इसमें एक तो ये धमनी आती है और यहाँ से धमनी जाती है। तो यहाँ पे ये जो धमनी है इसको बोलते हैं अभिवाही। ये तो रक्त लेके आती है और ये रक्त बाहर निकालती है जिसको बोलते हैं अपवाही धमनी। तो अभिवाही धमनी का जो व्यास होता है वो अपवाही धमनी से क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका व्यास ज़्यादा होता है, इसका व्यास कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों जो संबंध है वो किससे हैं उत्सर्जन तंत्र से। तो ये तो थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वही है, कुछ क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके 9th, 10th और 11th में से लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं जिसमें आपके क्वेश्चन के साथ जो ऑप्शन है वो भी अपनों ने ध्यान रख लिया, कॉन्सेप्ट भी अपने को पता होना चाहिए कि इनसे जो आंसर है उससे 2 चीज़ें अपने एक्स्ट्रा बता पाएँ, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके थ्रू अपने बात करेंगे अगले जो 30 क्वेश्चन है वो है मैथ के। तो ये तो 30 क्वेश्चन हो गए साइंस के, उसके बाद बात करेंगे अपने 30 क्वेश्चन मैथ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।